अद्भुत। यह विषय बहुत ही आधुनिक और दिलचस्प है। बीरबल की ट्रेडिंग वाली चतुराई एक ऐसी कहानी है जो मध्यकालीन बुद्धिमत्ता को आधुनिक वित्तीय बाजार के सिद्धांतों से जोड़ती है। प्रस्तुत है शब्दों की यह विस्तृत कहानी जो बाजार की अटकलबाजी, जोखिम प्रबंधन और मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित है। बीरबल की ट्रेडिंग वाली चतुराई। अध्याय 1, नीले सोने का संकट। आगरा, सन 1582। मुगल सल्तनत की धड़कन। यह शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक था। इसके कपड़ा बाजार की धूम काबुल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक थी। आगरा की शान थे इसके बुनकर और रंगरेज, जिनके हाथों में जादू था। और इस जादू की आत्मा थी नील, इंडिगो, जिसे व्यापारी नीला सोना कहते थे। आगरा में रंगे गए नीले कपड़ों की मांग पूरी दुनिया में थी, और यह सल्तनत के खजाने में सोने की अशर्फियों की बारिश करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन बाजार में एक अजीब सी खामोशी ने दस्तक नहीं दी। रंगरेजों की बस्ती, जिसे नीलकटरा कहा जाता था, में करघे शांत होने लगे। करीम चाचा, जो अपनी 3 पीढ़ियों से रंगाई का काम कर रहे थे और जिनकी उंगलियां हमेशा नीली रहती थीं, आज हताश बैठे थे। उनके सामने एक अंग्रेज व्यापारी खड़ा था, जो हर साल उनसे हजारों थान कपड़ा खरीदता था। क्या हुआ करीम चाचा? व्यापारी ने पूछा। मेरा माल तैयार नहीं है। जहाज को अगले हफ्ते निकलना है। करीम ने बेबसी से सिर हिलाया। क्या करें साहब, बाजार में नील ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, उसका दाम आसमान पर है। जिस दाम पर नील खरीदेंगे, उस दाम पर कपड़ा रंगा तो आप खरीदेंगे नहीं। हम तो लुट जाएंगे। यह सिर्फ करीम चाचा की कहानी नहीं थी। यह पूरे आगरा के कपड़ा उद्योग की कहानी बन चुकी थी। नील, जो कुछ महीने पहले तक आसानी से उपलब्ध था, अचानक गायब हो गया था। उसकी कीमत 10 गुना बढ़ चुकी थी। हजारों बुनकर और रंगरेज बेरोजगार हो गए थे। कपड़ा बाजार ठप्प पड़ गया था और सल्तनत का निर्यात व्यापार खतरे में था। यह संकट जब दीवाने खास में शहंशाह अकबर के सामने पेश हुआ, तो वे आग बबूला हो गए। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा। क्या नील की फसल बर्बाद हो गई? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई है? कृषि मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, नहीं आलमपनाह, इस साल बयाना और सरखेज, नील उत्पादन के मुख्य केंद्र में फसल बहुत अच्छी हुई है। रिकॉर्ड पैदावार हुई है। तो फिर नील गया कहाँ? अकबर ने दहाड़कर पूछा। तो क्या जमीन उसे निगल गई या आसमान खा गया? वित्त मंत्री टोडरमल ने अपने बही खाते आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां पनाह, समस्या आपूर्ति की नहीं है, समस्या बाजार की है। ऐसा लगता है कि किसी ने बड़ी मात्रा में नील की जमाखोरी कर ली है और अब कृत्रिम कमी पैदा करके कीमतें बढ़ा रहा है। तो उस जमाखोर को ढूंढो और उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दो, अकबर ने हुक्म दिया। कोतवाल और शाही जासूस काम पर लग गए। उन्होंने आगरा और आसपास के इलाकों के कई गोदामों पर छापे मारे, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। जो भी बड़े व्यापारी थे, वे सब अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहे थे। वे कहते कि उन्हें खुद नील नहीं मिल रहा है। इस पूरी गहमागहमी में बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत बैठे थे, के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं। वह जानते थे कि यह मामला सिर्फ जमाखोरी का नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा जटिल और शातिर खेल है। आलमपनाह, बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तलवार से आप एक गोदाम का ताला तो तोड़ सकते हैं, पर बाजार के दिमाग का ताला नहीं खोल सकते। यह लड़ाई बल से नहीं, बुद्धि से लड़ी जाएगी। यह ट्रेडिंग का खेल है, जहां एक खिलाड़ी ने पूरे बाजार को बंधक बना लिया है।
हमें उसे उसी के खेल में मात देनी होगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। ट्रेडिंग, यह क्या होता है बीरबल? आलमपनाह, ट्रेडिंग का मतलब है खरीदना और बेचना, लेकिन इसका गहरा मतलब है भविष्य का अनुमान लगाना और उस पर दाव लगाना। किसी ने यह दाव लगाया है कि नील की कीमत बढ़ेगी और अब वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसका दाव सही साबित हो। वह सिर्फ नील नहीं बेच रहा, वह डर बेच रहा है। बुनकरों के बेरोजगार होने का डर, व्यापारियों के बर्बाद होने का डर, और डर की कीमत हमेशा बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम क्या करें? अकबर ने पूछा। पहले हमें उस खिलाड़ी को पहचानना होगा जो यह खेल खेल रहा है, बीरबल ने कहा। और फिर हमें उससे बड़ा खिलाड़ी बनना होगा। हमें एक ऐसा दांव चलना होगा जिसके बारे में उसने सोचा भी न हो। मुझे बस आपकी इजाजत और कुछ संसाधन चाहिए। अकबर ने बीरबल को खुली छूट दे दी। उन्हें पता था कि सल्तनत के इस आर्थिक युद्ध का सेनापति अब बीरबल ही हो सकता है। और इस तरह बीरबल उस अदृश्य शत्रु की तलाश में निकल पड़े जो कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे चालाक और अमीर फाइनेंसर था, सेठ हीरालाल। एक ऐसा व्यक्ति जो मानता था कि दौलत से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि सल्तनत की किस्मत भी। अध्याय 2, बाजार का बाजीगर और एक अनोखा अनुबंध। सेठ हीरालाल कोई आम व्यापारी नहीं था। वह एक फाइनेंसर था, एक ऐसा व्यक्ति जो माल में नहीं बल्कि अवसर में निवेश करता था। उसकी आंखें हमेशा भविष्य पर रहती थीं। उसके जासूसों का नेटवर्क शाही जासूसों से भी ज्यादा तेज था। उसने महीनों पहले ही यह भांप लिया था कि यूरोपीय व्यापारियों की बढ़ती मांग के कारण नील की कीमतों में उछाल आने वाला है। लेकिन उसने सिर्फ अनुमान नहीं लगाया, उसने भविष्य को गढ़ने का फैसला किया। उसका प्लान किसी शतरंज की बिसात जैसा था। कर्ज का जाल, डेट ट्रैप उसने बयाना और सरखेज के हजारों नील किसानों को फसल बोने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज दिया। शर्त यह थी कि किसान अपनी फसल सिर्फ उसी को या उसके एजेंटों को बेचेंगे। इस तरह उसने उत्पादन के स्रोत पर ही कब्जा कर लिया। वायदा कारोबार, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, उसने आगरा के बड़े व्यापारियों से वायदा सौदे किए। उसने उनसे वादा किया कि वह 3 महीने बाद उन्हें एक निश्चित कीमत पर नील की आपूर्ति करेगा। यह कीमत उस समय के बाजार भाव से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन व्यापारियों को यह सुरक्षित सौदा लगा। हीरालाल ने इन सौदों से पैसा तो कमाया ही, साथ ही बाजार की भविष्य की आपूर्ति पर भी नियंत्रण कर लिया। बाजार पर कब्जा, कॉर्नरिंग द मार्केट। जब फसल कटकर तैयार हुई तो हीरालाल ने अपने अनुबंधों का इस्तेमाल करके लगभग 80% नील अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपने गुप्त गोदामों में भर दिया। मूल्य निर्धारण, प्राइस मैनिपुलेशन। अब बाजार पूरी तरह से उसके रहमोकर्म पर था। उसने आपूर्ति रोक दी और कीमतें अपनी मर्जी से तय करने लगा। हीरालाल ने एक कानूनी और वित्तीय किला बना लिया था जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। वह कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहा था। उसने सौदे किए थे, अनुबंध लिखे थे। वह शहंशाह को भी चुनौती दे सकता था कि यह व्यापार का मामला है, सल्तनत का नहीं। बीरबल ने जब भेष बदलकर किसानों, बुनकरों और छोटे दलालों से बात की तो धीरे धीरे हीरालाल के इस जटिल जाल की परतें खुलने लगीं। बीरबल समझ गए कि गोदामों पर छापा मारना व्यर्थ है। असली लड़ाई गोदामों में नहीं बल्कि उन अनुबंधों और सौदों में थी जो हीरालाल की ताकत थे। बीरबल ने सेठ हीरालाल से उसकी हवेली में मिलने का फैसला किया। हीरालाल की हवेली किसी महल से कम नहीं थी। जब बीरबल वहां पहुंचे तो हीरालाल ने उनका स्वागत एक विजयी मुस्कान के साथ किया। उसे पता था कि बीरबल क्यों आए हैं। कहिए दीवान साहब, हीरालाल ने पान चबाते हुए कहा, आज इस गरीब खाने में कैसे आना हुआ?
क्या शहंशाह को भी कुछ नील की जरूरत पड़ गई? उसके लहजे में छिपा व्यंग्य साफ था। बीरबल ने शांति से कहा, सेठ जी, शहंशाह को नील की नहीं, अपनी प्रजा की चिंता है। आपके खेल की वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हीरालाल हंसा। खेल? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, दीवान साहब। मैं व्यापार कर रहा हूं। मैंने जोखिम उठाया, निवेश किया, और अब मैं मुनाफा कमा रहा हूं। यही व्यापार का नियम है। आपकी सल्तनत इसे समझती नहीं। हम व्यापार को समझते हैं, सेठ जी, बीरबल ने कहा। लेकिन हम लालच और शोषण को भी समझते हैं। आपने बाजार को बंधक बना लिया है। मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया, हीरालाल ने अकड़कर कहा। मैंने अफसर को पकड़ा है। अगर आपके बुनकरों को नील चाहिए तो उन्हें बाजार की कीमत चुकानी होगी। और आज बाजार की कीमत मैं तय करता हूं। बीरबल समझ गए कि सीधी बातचीत से कोई फायदा नहीं। उन्होंने अपनी असली चाल चलने का फैसला किया। ठीक है सेठ जी, मान लिया कि आप बाजार के बादशाह हैं, बीरबल ने कहा। लेकिन हर बादशाह को अपनी प्रजा की जरूरत होती है। आपके खरीदार हमारे बुनकर हैं। अगर वे ही नहीं रहेंगे तो आप अपना नील किसे बेचेंगे? चिंता मत कीजिए, हीरालाल ने कहा। भूख उन्हें मेरे पास वापस ले आएगी। शायद नहीं, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। क्योंकि अब उनके पास एक और विकल्प होगा। और फिर बीरबल ने अपना प्रस्ताव रखा, एक ऐसा प्रस्ताव जिसने हीरालाल को भी एक पल के लिए चौंका दिया। मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूं, बीरबल ने कहा। सल्तनत की ओर से। हम आपके साथ एक अनुबंध करना चाहते हैं। आज से ठीक 3 महीने बाद, अगली फसल आने से पहले, हम आपसे 1 लाख मन नील खरीदेंगे। हीरालाल की आंखों में चमक आ गई। 1 लाख मन? यह एक बहुत बड़ा सौदा था। कीमत क्या होगी? उसने पूछा। कीमत आप तय करेंगे, बीरबल ने कहा। यह सुनकर हीरालाल हैरान रह गया। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। हाँ, कीमत आप तय करेंगे, लेकिन आज नहीं, बल्कि सौदे वाले दिन। 3 महीने बाद जो भी बाजार भाव होगा, हम उस भाव पर आपसे नील खरीदेंगे। लेकिन इस अनुबंध के लिए आपको आज हमें एक बयाना देना होगा, 10,000 सोने की अशर्फिया। यह एक उल्टा सौदा था। आमतौर पर खरीदार बयाना देता है, यहाँ बीरबल विक्रेता हीरालाल से बयाना मांग रहे थे। हीरालाल को यह एक मूर्खतापूर्ण सौदा लगा। यह बीरबल पागल है, उसने सोचा। 3 महीने बाद भी बाजार मेरे ही कब्जे में होगा। मैं कीमत को और भी ऊपर ले जाऊंगा और फिर सल्तनत को उसी ऊंची कीमत पर नील बेचकर उसकी तिजोरी खाली कर दूंगा। और इस शानदार सौदे के लिए मुझे सिर्फ 10,000 अशर्फियों का जोखिम उठाना है। यह तो मुफ्त का सौदा है। उसने सोचा कि बीरबल उसकी ताकत को कम आंक रहा है और घबराहट में एक गलत चाल चल रहा है। मुझे मंजूर है, हीरालाल ने अपनी जीत की मुस्कान के साथ कहा। उसी दिन शाही वकील के सामने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। हीरालाल ने सल्तनत को 10,000 अशर्फिया दी, इस वादे के बदले कि 3 महीने बाद सल्तनत उससे 1 लाख मन नील खरीदेगी, उस दिन के बाजार भाव पर। हीरालाल को लगा कि उसने बीरबल को मात दे दी है। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने बीरबल की बिछाई हुई शतरंज की बिसात पर कदम रख दिया था। बीरबल ने कोई सौदा नहीं किया था, उन्होंने एक डेरिवेटिव खरीदा था, एक ऐसा वित्तीय हथियार जो हीरालाल के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करने की ताकत रखता था। यह एक ऐसा ट्रेड था जो माल का नहीं, बल्कि समय और कीमत का था। अध्याय 3, बीरबल का नीलपत्र और बाजार का मनोविज्ञान। जैसे ही हीरालाल के साथ अनुबंध हुआ,
बीरबल ने अपनी योजना के अगले चरण पर काम करना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य अब हीरालाल से नील खरीदना नहीं था, बल्कि नील की आसमान छूती कीमतों को जमीन पर लाना था। उन्होंने हीरालाल के सबसे बड़े हथियार डर को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की ठानी। पहला कदम उम्मीद की ट्रेडिंग। बीरबल ने सबसे पहले नीलकटरा में परेशान हाल बुनकरों और रंगरेजों को इकट्ठा किया। वे भूख और बेरोजगारी से हताश थे। बीरबल ने उनसे कहा, भाइयों, सल्तनत आपकी तकलीफ समझती है। अब आपको सेठ हीरालाल की मनमानी सहने की जरूरत नहीं। सल्तनत ने आपके भविष्य का इंतजाम कर लिया है। और फिर बीरबल ने अपनी अनोखी योजना पेश की, जिसे उन्होंने नाम दिया शाही नीलपत्र। यह नीलपत्र एक तरह का वायदा प्रमाण पत्र, फ्यूचर्स सर्टिफिकेट था। यह एक सरकारी दस्तावेज था जिस पर शाही मुहर लगी थी। इस पत्र में लिखा था, इस पत्र का धारक आज से 3 महीने बाद सल्तनत से एक मन नील एक निश्चित और रियायती दर पर खरीदने का अधिकार रखता है। यह रियायती दर मौजूदा बाजार भाव का लगभग 20वां हिस्सा थी, यानी लगभग वही कीमत जो संकट से पहले थी। बीरबल ने घोषणा की, कोई भी पंजीकृत बुनकर या रंगरेज यह नीलपत्र खरीद सकता है। इसके लिए उसे प्रति पत्र सिर्फ एक चांदी का सिक्का पंजीकरण शुल्क के रूप में देना होगा। यह एक अविश्वसनीय प्रस्ताव था। एक चांदी के सिक्के के बदले में भविष्य में सस्ते नील की गारंटी। यह बुनकरों के लिए डूबते को तिनके का सहारा था। उन्होंने हाथों हाथ नीलपत्र खरीदने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी बची खुची जमा पूंजी या उधार लेकर भी ये पत्र खरीदे, क्योंकि यह उनके भविष्य का सवाल था। यह बीरबल का पहला मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने क्या किया? डर को उम्मीद में बदला, बुनकरों का वर्तमान से ध्यान हटाकर भविष्य पर केंद्रित कर दिया। उन्हें अब आज की ऊंची कीमतों की चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके पास भविष्य की सुरक्षा थी। मांग को स्थगित किया, डिफर्ड डिमांड। उन्होंने बाजार से तत्काल मांग, इमीडिएट डिमांड, को खत्म कर दिया। जब बुनकरों को पता था कि उन्हें 3 महीने बाद सस्ता नील मिलेगा, तो उन्होंने हीरालाल से ऊंची कीमतों पर खरीदना बंद कर दिया। एक समानांतर बाजार बनाया। बीरबल ने एक नया पेपर मार्केट बना दिया, जहां असली नील की नहीं, बल्कि नील के वादे की ट्रेडिंग हो रही थी। हीरालाल को जब इस नीलपत्र के बारे में पता चला, तो वह हंसा। यह बीरबल भी बच्चों जैसे खेल खेल रहा है, उसने सोचा। कागज के टुकड़े बेचने से क्या होगा? असली नील तो मेरे गोदामों में है। जब 3 महीने बाद लोग बीरबल से नील मांगने जाएंगे और उसके पास कुछ नहीं होगा, तो सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपनी जगह पर अडिग रहा, यह मानते हुए कि अंत में जीत उसी की होगी। दूसरा कदम, आपूर्ति पक्ष पर हमला। बीरबल जानते थे कि सिर्फ मांग को नियंत्रित करना काफी नहीं है। उन्हें हीरालाल की आपूर्ति की कमर भी तोड़नी थी। उन्होंने अपने जासूसों को बयाना और सरखेज के उन किसानों के पास भेजा जो हीरालाल के कर्ज के जाल में फंसे थे। बीरबल ने उन किसानों को एक शाही फरमान भेजा। शहंशाह के आदेशानुसार जिन भी किसानों ने सेठ हीरालाल से कर्ज लिया है, उनका सारा कर्ज शाही खजाने से चुकाया जाएगा। इसके बदले में उन्हें अपनी अगली नील की फसल सीधे सल्तनत को एक लाभकारी मूल्य पर बेचनी होगी। जो किसान ऐसा नहीं करेगा, उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। यह एक ही तीर से 2 शिकार करने जैसा था। किसानों को आजाद कराया, किसानों को हीरालाल की गुलामी से मुक्ति मिल गई। उन्हें एक अत्याचारी साहूकार के बजाय एक विश्वसनीय खरीदार, सल्तनत, मिल गया। भविष्य की आपूर्ति पर कब्जा। हीरालाल ने जिस स्रोत से नील पर कब्जा किया था, बीरबल ने उसी स्रोत को उससे छीन लिया। अब हीरालाल के पास भविष्य की फसल का कोई नियंत्रण नहीं था। तीसरा कदम, अटकलबाजों में भय पैदा करना।
हीरालाल का साम्राज्य सिर्फ उसके अपने नील पर नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे व्यापारियों और सटोरियों पर भी टिका था, जिन्होंने कीमतें बढ़ती देख उससे ऊंचे दामों पर नील खरीदकर अपने पास जमा कर लिया था। वे भी कीमत के और बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। बीरबल को इन छोटे शार्क को डराना था। उन्होंने एक और शाही घोषणा करवाई। सल्तनत को यह पता चला है कि कुछ विदेशी व्यापारी नील की एक नई और बेहतर किस्म लेकर आ रहे हैं, जो हिंदुस्तानी नील से आधी कीमत पर उपलब्ध होगी। इन व्यापारियों का पहला जहाज 2 महीने के भीतर सूरत बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। यह एक कोरी अफवाह थी, एक सफेद झूठ, लेकिन यह बाजार में आग लगाने के लिए काफी था। जिन सटोरियों ने ऊंची कीमतों पर नील जमा कर रखा था, वे घबरा गए। अगर सच में कोई सस्ता नील आ गया, तो हमारा सारा निवेश डूब जाएगा। हमें अपना माल जल्द से जल्द बेचना होगा। डर का मनोविज्ञान, जो अब तक हीरालाल के पक्ष में काम कर रहा था, अब पूरी तरह से उसके खिलाफ हो चुका था। बीरबल ने सफलतापूर्वक बाजार की पूरी भावना, मार्केट सेंटिमेंट को मंदी, बेयरिश में बदल दिया था। अब बस आखिरी कील ठोकनी बाकी थी। अध्याय 4, जब कीमतें गिरीं और बाजी पलटी। बीरबल की बहुआयामी रणनीति का असर दिखने में ज्यादा समय नहीं लगा। बाजार में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। सबसे पहले बुनकरों ने हीरालाल के एजेंटों से नील खरीदना लगभग बंद कर दिया। वे अपने नीलपत्र पर भरोसा करके इंतजार करने लगे। हीरालाल के लिए यह पहली बड़ी चोट थी। उसका माल बिकना बंद हो गया था। फिर छोटे सटोरियों में भगड़ मची। सस्ते विदेशी नील की अफवाह ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने अपना जमा किया हुआ नील बाजार में फेंकना शुरू कर दिया। वे अपनी लागत निकालने के लिए किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार थे। इस अचानक आई आपूर्ति ने कीमतों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जो कीमत 10 गुना बढ़ चुकी थी, वह अब धीरे धीरे नीचे आने लगी। 8 गुना, 7 गुना, 6 गुना। हीरालाल अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसे लगा कि यह एक अस्थायी घबराहट है और वह इसे झेल लेगा। वह अपने विशाल भंडार पर बैठा रहा, यह उम्मीद करते हुए कि जब छोटे खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे तो बाजार फिर से उसके नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन तभी उसे सबसे बड़ा झटका लगा। उसके जासूसों ने खबर दी कि बयाना के किसानों ने सल्तनत के साथ हाथ मिला लिया है और अगली फसल अब उसे नहीं मिलेगी। यह उसकी रणनीति के दिल पर हमला था। अब उसे समझ आया कि भविष्य उसके हाथ से निकल चुका है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह अपने गोदामों में बंद नीले सोने को देख रहा था, जो अब उसे सोने जैसा नहीं बल्कि एक बोझ जैसा लग रहा था। उसकी लागत बहुत ऊंची थी। उसने किसानों और व्यापारियों को जो पैसा दिया था, वह सब इस नील में फंसा हुआ था। अगर कीमतें और गिरीं तो वह बर्बाद हो जाएगा। डर अब पूरी तरह से हीरालाल के मन पर हावी हो चुका था। और ठीक इसी समय बीरबल ने अपनी अंतिम और निर्णायक चाल चली। उन्होंने एक और मुनादी करवाई, शहंशाह के पास जो नीलपत्र खरीदने से रह गए हैं, उनके लिए एक आखिरी मौका है। कल सुबह 1 घंटे के लिए पंजीकरण फिर से खोला जाएगा। यह घोषणा आग में घी का काम कर गई। हीरालाल समझ गया कि अगर और ज्यादा बुनकरों ने भविष्य की खरीद से हाथ खींच लिया, तो उसकी वर्तमान मांग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वह टूट गया। उसने फैसला किया कि अब और नुकसान सहने से बेहतर है कि जो मिल रहा है लेकर बाहर निकला जाए। उसने अपने एजेंटों को आदेश दिया, गोदाम खोल दो, सारा माल बेच दो जो भी कीमत मिले। और फिर वह हुआ जिसे आगरा के व्यापारियों ने पहले कभी नहीं देखा था। हीरालाल के विशाल गोदामों से नील की नदियां बह निकलीं। बाजार में नील का सैलाब आ गया।
आपूर्ति मांग से हजारों गुना ज्यादा हो गई। कीमतें गिरी नहीं, वे ध्वस्त हो गईं, क्रैश्ड। कीमतें अपनी पुरानी दर से भी नीचे चली गईं। जिस नील के लिए लोग तरस रहे थे, आज उसे कोई पूछने वाला नहीं था। हीरालाल, जो खुद को बाजार का बादशाह समझता था, आज अपने ही बनाए जाल में फंसकर तबाह हो चुका था। उसने जो नील ऊंचे दामों पर खरीदा था, उसे आज कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा था। 3 महीने की अवधि पूरी होने में अभी भी 1 हफ्ता बाकी था। अनुबंध के दिन बीरबल सेठ हीरालाल की हवेली पहुंचे। हीरालाल एक हारा हुआ, टूटा हुआ आदमी लग रहा था। सेठ जी, बीरबल ने शांति से कहा, अनुबंध के मुताबिक हम आपसे 1 लाख मन नील खरीदने आए हैं। हीरालाल ने कांपते हुए पूछा, किस भाव पर? अनुबंध में क्या लिखा था? बीरबल ने पूछा। उस दिन के बाजार भाव पर। और आज बाजार का भाव लगभग 0 है। लेकिन सल्तनत किसी को लूटती नहीं। हम आपसे उस कीमत पर खरीदेंगे जो संकट से पहले थी। यह हीरालाल के लिए एक और अपमान था। उसे सल्तनत को लगभग मुफ्त में 1 लाख मन नील देना पड़ा, और बदले में वह 10,000 अशर्फियां भी गवा चुका था जो उसने बयाने के तौर पर दी थीं। लेकिन तुमने... वाह! यह विषय अत्यंत गहन और मनोरंजक है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और शासन कला का एक अद्भुत संगम है। प्रस्तुत है बीरबल ने बाजार को कैसे घुमाया पर एक शब्दों की एक विस्तृत गाथा। बीरबल ने बाजार को कैसे घुमाया। अध्याय 1, बाजार की नब्ज और एक अदृश्य दुश्मन। आगरा, सन 1580। मुगल सल्तनत की भव्य राजधानी, जहां यमुना की लहरें किले की दीवारों से टकराकर लौट जाती थीं, अपनी पूरी शानो शौकत में थी। शहंशाह अकबर का साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। खजाना भरा हुआ था, सेना शक्तिशाली थी और दूर दूर तक सल्तनत का परचम लहरा रहा था। शहर के बाजार दुनिया भर के सामानों से पटे रहते थे। मीना बाजार की रंगीनियां, सराफा बाजार की चमक और गल्ला मंडी की चहल पहल इस शहर की समृद्धि का जीता जागता सबूत थी। लेकिन इस चमकदमक के नीचे एक बेचैनी धीरे धीरे पनप रही थी, एक ऐसी समस्या जो तलवारों से नहीं लड़ी जा सकती थी। इसकी शुरुआत बहुत मामूली तरीके से हुई। गल्ला मंडी, जो शहर का पेट भरती थी, में गेहूं और चावल के दामों में हल्का सा उछाल आया। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह आम बात थी, मौसम या फसल के हिसाब से दाम घटते बढ़ते रहते थे। लेकिन जब 1 हफ्ता बीता और दाम कम होने के बजाय और बढ़ गए, तो लोगों के माथों पर चिंता की लकीरें उभरने लगीं। एक मामूली गृहिणी, फातिमा, जो हर हफ्ते अपने परिवार के लिए आटा खरीदने आती थी, ने दुकानदार से शिकायत की, क्या बात है लाला, इस हफ्ते फिर दाम बढ़ा दिए। ऐसे तो हम गरीबों का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। लाला ने बेचारगी से कंधे उचका दिए, क्या करें बहन, पीछे से ही माल महंगा आ रहा है। कहते हैं इस बार दोआब में बारिश कम हुई, फसल कमजोर है। यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैली। फसल कमजोर है, अकाल पड़ने वाला है, माल की किल्लत हो गई है। इन फुसफुसाहटों ने बाजार के मनोविज्ञान को पकड़ लिया। डर एक संक्रामक बीमारी की तरह फैल रहा था। जिन लोगों को 1 हफ्ते के राशन की जरूरत थी, वे महीने भर का खरीदने लगे। जिनके पास पैसा था, वे बोरियां भर भर कर अपने घरों में जमा करने लगे। मांग अचानक बढ़ गई और आपूर्ति कम होती दिखी। नतीजा, कीमतें आसमान छूने लगीं। जो गेहूं कुछ हफ्ते पहले 1 रुपए का 5 सेर मिलता था, अब 1 रुपए का 2 सेर भी मुश्किल से मिल रहा था। शहर में हाहाकार मचने लगा। दिहाड़ी मजदूर, छोटे कारीगर और गरीब तबके के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।
उनकी दिन भर की कमाई अब उनके परिवार का एक वक्त का पेट भरने के लिए भी नाकाफी थी। मस्जिदों और मंदिरों के बाहर भूखे लोगों की कतारें लंबी होने लगीं। यह खबर जब शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दीवाने खास में उन्होंने अपने नवरत्नों को तलब किया। यह क्या हो रहा है हमारी राजधानी में? अकबर ने गरज कर कहा। हमारी सल्तनत में लोग भूखे सो रहे हैं और हम यहाँ चैन की बंसी बजा रहे हैं। तोडरमल, हमारे गोदामों में अनाज की क्या स्थिति है? वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने अपने दस्तावेज देखकर कहा, आलम पनाह, शाही गोदामों में अगले 6 महीने के लिए सेना और शाही परिवार के लिए पर्याप्त भंडार है, लेकिन पूरी राजधानी का पेट भरने के लिए यह नाकाफी है। समस्या यह है कि बाजार में निजी व्यापारियों के पास जो अनाज है वह बाहर ही नहीं आ रहा। सेनापति मान सिंह ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, हुक्म दीजिए जहांपना। हम इन जमाखोर व्यापारियों के गोदामों पर छापा मारकर सारा अनाज जब्त कर लेते हैं और उसे जनता में बांट देते हैं। यह एक सीधा और सरल समाधान लग रहा था। अकबर को भी यह पसंद आया। उन्होंने शहर के कोतवाल को आदेश दिया कि वह आगरा के सबसे बड़े अनाज व्यापारियों के गोदामों की तलाशी ले, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। ज्यादातर बड़े गोदाम लगभग खाली मिले। व्यापारियों ने कसम खाकर कहा कि उनके पास जो भी माल था वह बिक चुका है और पीछे से नया माल आ ही नहीं रहा है। वे खुद भी किल्लत का रोना रो रहे थे। इस पूरी बहस और गहमागहमी के बीच एक व्यक्ति हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न था, बीरबल। वह चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। उनकी आंखें किसी गहरी गुत्थी को सुलझाने में लगी थीं। अकबर ने उनकी चुप्पी को तोड़ा। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल नहीं है? क्या तुम्हारी चतुराई भी इस महंगाई के सामने हार मान गई? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, बीमारी को समझे बिना उसका इलाज करना खतरनाक हो सकता है। तलवार से आप एक व्यापारी का सिर तो काट सकते हैं, पर बाजार की सोच नहीं बदल सकते। मुझे लगता है कि यह समस्या जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह सिर्फ फसल की कमी का मामला नहीं है, यह किसी की सोची समझी चाल है। चाल? अकबर ने हैरानी से पूछा। किसकी चाल? एक अदृश्य दुश्मन की, आलमपनाह, बीरबल ने कहा। एक ऐसा दुश्मन जो तलवार नहीं, तराजू से लड़ता है। एक ऐसा दुश्मन जिसने बाजार की नब्ज पकड़ ली है और अब वह उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। हमें पहले उस दुश्मन को पहचानना होगा। मुझे कुछ दिन की मोहलत और भेष बदलकर शहर में घूमने की इजाजत चाहिए। अकबर जानते थे कि जब मामला उलझ जाता है तो बीरबल का दिमाग ही उसे सुलझा सकता है। उन्होंने भारी मन से इजाजत दे दी। बीरबल एक साधारण देहाती का भेष धरकर उस बाजार के तूफान के केंद्र में उतर गए, जिसका रचिता कोई और नहीं बल्कि आगरा का सबसे धूर्त और अमीर सौदागर था, सेठ दामोदर दास, जिसे लोग बाजार का भेड़िया कहते थे। अध्याय 2, भेड़िए की मांद और एक खतरनाक खेल। सेठ दामोदर दास अपनी आलीशान हवेली में मसंद पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर संतुष्टि का भाव था। वह कोई साधारण व्यापारी नहीं था। वह बाजार का मनोविज्ञान समझता था। वह जानता था कि डर और लालच दो ऐसे हथियार हैं जिनसे किसी भी सल्तनत को घुटनों पर लाया जा सकता है। यह अकाल उसकी ही दिमागी उपज थी। उसने आगरा के 10 सबसे बड़े अनाज व्यापारियों का एक गुप्त संघ, कार्टेल, बनाया था। कई महीने पहले जब फसल अच्छी हुई थी और दाम गिरे हुए थे, दामोदर दास ने अपने संघ के साथ मिलकर चुपचाप पूरे इलाके का अनाज खरीदकर अपने गुप्त गोदामों में भर लिया था। ये गोदाम शहर से बाहर वीरान जगहों पर या पुरानी हवेलियों के तहखानों में थे,
जहां किसी की नजर नहीं पड़ती थी। उसका प्लान सरल था। जमाखोरी बाजार से धीरे धीरे अनाज गायब कर दो। अफवाह फैलाना, स्प्रेडिंग रूमर्स, फसल की बर्बादी और अकाल की झूठी खबरें फैलाकर लोगों में दहशत पैदा करो। कृत्रिम कमी बनाना, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, जब लोग डरकर ज्यादा खरीदने लगें तो आपूर्ति पूरी तरह से रोक दो। कीमतें बढ़ाना, प्राइस गाउजिंग, जब लोग भूख से तड़पने लगें और किसी भी कीमत पर अनाज खरीदने को तैयार हों, तब अपना जमा किया हुआ माल धीरे धीरे ऊंची कीमतों पर बाजार में उतारो। यह एक खतरनाक खेल था, लेकिन मुनाफा अकल्पनीय था। दामोदर दास का अनुमान था कि इस एक सौदे से वह इतनी दौलत कमा लेगा जो उसकी 7 पुश्तें भी खर्च नहीं कर सकती थीं। उसे शहंशाह या सल्तनत का कोई डर नहीं था। वह जानता था कि अकबर की सेना उसके अदृश्य गोदामों तक नहीं पहुंच सकती और उसका बनाया हुआ डर का माहौल उसे हर आरोप से बचा लेगा। उधर बीरबल एक फटेहाल किसान के भेष में गल्ला मंडी की धूल फांक रहे थे। वह घंटों चाय की दुकानों पर बैठते, मजदूरों और छोटे दुकानदारों की बातें सुनते। वह सिर्फ कीमतें नहीं पूछ रहे थे, वह लोगों के डर को माप रहे थे, अफवाहों के स्रोत को तलाश रहे थे। एक शाम एक छोटी सी दुकान पर बैठे हुए उन्होंने 2 व्यापारियों को दबी जबान में बात करते सुना। इस सेठ दामोदर ने तो कमाल ही कर दिया, एक ने कहा। जिसने भी उसके साथ पैसा लगाया था वह तो सोने में खेलने वाला है। पर यह जोखिम भरा है भाई, दूसरे ने चिंता जताई। अगर बादशाह को भनक लग गई तो खाल खींचवा देगा। अरे बादशाह क्या करेगा, पहले ने हंसते हुए कहा। यह सल्तनत का मामला नहीं, बाजार का मामला है। सेठ कहता है बाजार का अपना बादशाह होता है, मांग और आपूर्ति, और अभी दोनों हमारे कब्जे में हैं। बीरबल को अपनी पहली कड़ी मिल गई। अब उन्हें सबूत चाहिए थे। उन्होंने अपना ध्यान उन बैलगाड़ी वालों पर लगाया जो शहर में अनाज लाते और ले जाते थे। कई दिनों की पूछताछ के बाद एक बूढ़े गाड़ीवान ने, जिसे बीरबल ने कुछ पैसे दिए और भरोसा दिलाया, राज खोला। उसने बताया कि कैसे महीनों पहले रात के अंधेरे में सेठ दामोदर दास और उसके साथियों के कारिंदे मीलों दूर के गांवों से अनाज खरीदकर यमुना के पार एक पुरानी खंडहर हो चुकी सराय में जमा कर रहे थे। बीरबल के जासूसों ने उस सराय की निगरानी की। उन्होंने देखा कि वहां दिन में कोई हलचल नहीं होती थी, लेकिन रात में कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ गाड़ियां आती जाती थीं। भेड़िए की मांद का पता चल चुका था। बीरबल सीधे अकबर के पास नहीं गए। वह जानते थे कि अगर अकबर ने सीधे सराय पर छापा मारा तो दामोदर दास अपने रसूख और वकीलों की मदद से बच निकलेगा। वह कह देगा कि यह अनाज उसने अपनी जमींदारी से इकट्ठा किया है और वह इसे सही समय पर बेचने वाला था। वह लड़ाई को सल्तनत बनाम व्यापारी बना देगा, जिससे दूसरे व्यापारी भी उसके पक्ष में आ सकते थे। बीरबल को लड़ाई सीधी नहीं लड़नी थी। उन्हें बाजार को बाजार के ही हथियार से मात देनी थी। उन्हें दामोदर दास के सबसे बड़े हथियार डर को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना था। उन्होंने अकबर के सामने अपनी योजना रखी। आलमपनाह, हम दामोदर दास को उसकी मान से बाहर निकालेंगे, लेकिन बल से नहीं, बुद्धि से। हम आग को आग से नहीं, पानी से बुझाएंगे। हमें बाजार में फैले कमी के डर को बहुतायत के डर में बदलना होगा। अकबर, जो अब तक सीधी कार्रवाई के पक्ष में थे, बीरबल की बातों से चकित थे। यह तुम कैसे करोगे बीरबल? हमारे पास तो सच में अनाज की कमी है। बीरबल रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। आलमपनाह, बाजार हमेशा सच पर नहीं चलता। वह इस बात पर चलता है कि लोग सच क्या मानते हैं। हमें उन्हें एक नया सच दिखाना होगा, एक ऐसा सच जो सेठ दामोदर के झूठ से ज्यादा मजबूत हो।
बस आप मुझ पर भरोसा रखें और मेरे मांगे हुए संसाधन मुहैया कराएं। अकबर के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने बीरबल को खुली छूट दे दी और इस तरह आगरा के इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई की बिसात बिछनी शुरू हो गई। बीरबल का दिमाग अब सेठ दामोदर दास के लालच से टकराने के लिए तैयार था। अध्याय 3 बीरबल की चौसर और एक शाही अफवाह। बीरबल का जवाबी हमला किसी सैन्य अभियान से कम नहीं था, लेकिन उनके हथियार तलवारें और तोपें नहीं, बल्कि अफवाहें, मनोविज्ञान और एक भव्य नाटक थे। उनका रणक्षेत्र बाजार था और उनके सैनिक थे मजदूर, कारीगर और आम लोग। पहला कदम, अफवाह का बीज बोना। बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को शहर के हर कोने में फैला दिया। उनका काम कोई रहस्य पता करना नहीं, बल्कि एक रहस्य फैलाना था। उन्होंने चायखानों, सरायों, नाई की दुकानों और चौपालों पर, जहां लोग गपशप करने के लिए इकट्ठा होते थे, एक कहानी का बीज बोना शुरू किया। कहानी यह थी, शहंशाह अकबर अपनी प्रजा की तकलीफों से इतने दुखी हैं कि उन्होंने एक अभूतपूर्व फैसला लिया है। उन्होंने फारस के शाह और दक्कन के सुल्तानों के साथ एक गुप्त समझौता किया है। अनाज से लदे हजारों जहाज और कारवां आगरा की ओर चल पड़े हैं। कुछ ही हफ्तों में आगरा की मंडियों में इतना अनाज आ जाएगा कि कीमतें पानी के भाव हो जाएंगी। शहंशाह ने कसम खाई है कि वह जमाखोरों को सबक सिखाकर ही रहेंगे। यह अफवाह बहुत चतुराई से गढ़ी गई थी। इसमें सच्चाई का पुट था। अकबर अपनी प्रजा के लिए चिंतित थे और एक भव्य वादा था, विदेशी मदद। शुरुआत में लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब यह बात एक कान से दूसरे कान तक पहुंची तो इसने उम्मीद की एक किरण जगा दी। दूसरा कदम, अफवाह को आंखों देखा सच बनाना। बीरबल जानते थे कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। लोगों को, खासकर दामोदर दास और उसके संघ को, अपनी आंखों से सबूत दिखाना होगा। यहीं से बीरबल के भव्य नाटक की शुरुआत हुई। शाही गोदामों का निर्माण। बीरबल ने शाही खजाने से पैसा लेकर आगरा के बाहर मुख्य सड़क के किनारे रातों-रात विशालकाय अस्थायी गोदामों का निर्माण शुरू करवाया। हजारों मजदूर दिन-रात काम पर लगा दिए गए। जब लोगों ने पूछा कि यह क्या बन रहा है, तो उन्हें बताया गया, यह फारस और दक्कन से आने वाले अनाज को रखने के लिए शाही भंडार गृह बन रहे हैं। इन बनते हुए गोदामों का दृश्य ही अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश था। खाली बोरियों का काफिला, यह बीरबल की योजना का सबसे दुस्साहसी हिस्सा था। उन्होंने शहर के सारे बोरी बनाने वालों और दर्जियों को काम पर लगा दिया और लाखों की संख्या में जूट की बोरियां सिलवाईं। फिर उन्होंने हजारों बैलगाड़ियां किराए पर लीं। इन बोरियों को रेत, कंकड़, भूसे और सूखी घास से भरकर सिल दिया गया, ताकि वे दूर से अनाज की भरी बोरियों जैसी दिखें। फिर एक सुबह आगरा के लोगों ने एक अविश्वसनीय नजारा देखा। शहर के पूर्वी दरवाजे से बैलगाड़ियों का एक अनथीन काफिला हो रहा था, जिन पर शाही मुहर लगी बोरियां लदी हुई थीं। यह काफिला घंटों तक चलता रहा, पूरे शहर से गुजरता हुआ उन नए बने गोदामों की ओर जा रहा था। लोगों की भीड़ इस शाही अनाज के काफिले को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी। बीरबल ने इस नाटक को और असली बनाने के लिए कुछ सैनिकों को भी साथ लगा दिया था, जो भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, शहंशाह की जय हो। अब किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। जो कल तक एक अफवाह थी, आज वह आंखों देखा सच बन गई थी। तीसरा कदम, भेड़िए के झुंड में भगड़ मचाना। सेठ दामोदर दास ने जब अपनी हवेली की छत से इस अनथीन काफिले को देखा, तो पहली बार उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरीं। उसका दिमाग हिसाब लगा रहा था। क्या यह सच है? क्या बादशाह सच में बाहर से अनाज ले आया? अगर ऐसा है
तो मेरे गोदामों में पड़ा लाखों मन अनाज मिट्टी के भाव बिकेगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसके संघ के दूसरे व्यापारी तो उससे भी ज्यादा घबरा गए। वे सब दामोदर दास की हवेली पर जमा हो गए। सेठ जी, यह क्या हो रहा है? एक ने कांपती आवाज में पूछा। अब हमारा क्या होगा? यह बादशाह की चाल है, दामोदर दास ने अपना डर छिपाते हुए कहा। इन बोरियों में अनाज नहीं, धोखा है। वह हमें डराना चाहता है। हमें सब्र रखना होगा। लेकिन उसके अपने शब्दों में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। डर जो उसने दूसरों के लिए बनाया था, अब उसी के घर में घुस आया था। चौथा कदम, निर्णायक चोट। बीरबल जानते थे कि अभी भी दामोदर दास जैसे शातिर व्यापारी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्हें एक और आखिरी चोट करनी थी। उन्होंने शहंशाह की ओर से एक मुनादी करवाई। शहंशाह हिंद के आदेशानुसार 2 दिन बाद जुमे की नमाज के बाद शाही गोदामों से आम जनता के लिए रियायती दर पर अनाज बेचा जाएगा। कीमत होगी 1 रुपए का 4 से। यह कीमत मौजूदा बाजार भाव से बहुत कम थी, लेकिन उस कीमत से थोड़ी ज्यादा थी जिस पर दामोदर दास ने अनाज खरीदा था। यह एक मनोवैज्ञानिक कीमत थी। यह इतनी कम थी कि आम जनता के लिए आकर्षक हो, लेकिन इतनी ज्यादा थी कि जमाखोरों को यह संदेश दे कि अगर उन्होंने अभी अपना माल नहीं बेचा तो 2 दिन बाद उनकी लागत भी नहीं निकलेगी। इसके साथ ही बीरबल ने एक गुप्त चाल और चली। उन्होंने अपने जासूसों के जरिए दामोदर दास के संघ के सबसे कमजोर और कर्ज में डूबे व्यापारियों तक एक संदेश पहुंचाया। अगर तुम आज रात अपना जमा किया हुआ अनाज चुपचाप शाही खरीदारों को 1 रुपए का 3.5 सेर के भाव पर बेच दो तो शहंशाह तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारा नाम गुप्त रखा जाएगा। यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। यह प्रस्ताव एक डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। बीरबल ने भेड़िए के झुंड में फूट डाल दी थी। उन्होंने लालच के साथ साथ माफी का एक छोटा सा दरवाजा भी खोल दिया था। अब देखना यह था कि बाजार का भेड़िया अपने ही बनाए जाल में कैसे फंसता है। अध्याय 4, जब बाजार पलट गया। मुनादी के बाद के 48 घंटे आगरा के इतिहास में सबसे नाटकीय घंटों में से थे। सेठ दामोदर दास के संघ में खलबली मच गई थी। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। अगर बादशाह सच में 1 रुपए का 4 सेर बेचेगा तो हम तो लुट जाएंगे, एक व्यापारी ने रोते हुए कहा। हमें अपना माल अभी निकाल देना चाहिए, चाहे जो भी दाम मिले, दूसरे ने सुझाव दिया। दामोदर दास उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। यह धोखा है। सब्र करो। अगर हम सब एक साथ रहे तो बादशाह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन डर और अविश्वास लालच से ज्यादा ताकतवर साबित हो रहे थे। उस रात बीरबल की गुप्त पेशकश ने अपना काम कर दिया। संघ के 2 व्यापारी जो कर्ज में डूबे थे टूट गए। उन्होंने आधी रात को अपने गुप्त गोदामों के दरवाजे बीरबल के शाही खरीदारों के लिए खोल दिए। उन्होंने अपना सारा अनाज 1 रुपए का 3.5 सेर में बेच दिया, अपनी लागत निकाली और अपनी जान बचाई। अगली सुबह जब यह खबर दबी जबान में बाजार में फैली तो भगड़ मच गई। अब हर किसी को यकीन हो गया कि शाही अनाज की बात सच है और कुछ लोगों ने तो अपना माल बेचना भी शुरू कर दिया है। जो व्यापारी कल तक दामोदर दास के साथ खड़े थे, अब उन्हें लगा कि वह उन्हें धोखा देकर अकेला छोड़ जाएगा। अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। एक एक करके व्यापारियों ने अपने गुप्त गोदाम खोल दिए। वे अपना अनाज किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार थे। बाजार का मनोविज्ञान 180 डिग्री घूम चुका था। कुछ दिन पहले जहां अनाज ढूंढने से नहीं मिल रहा था, आज हर गली कूचे में अनाज की बोरियों के ढेर लग गए।
आपूर्ति अचानक मांग से कई गुना ज्यादा हो गई। और जब आपूर्ति मांग से ज्यादा हो जाती है तो कीमतें गिरती नहीं, ध्वस्त हो जाती हैं। जो गेहूं कल तक 1 रुपए का 2 सेर बिक रहा था, वह अब 1 रुपए का 6 सेर, फिर 8 सेर और शाम होते होते 10 सेर पर आ गया। कीमतें अपनी सामान्य स्थिति से भी नीचे गिर गईं। सेठ दामोदर दास अपनी हवेली में बैठा यह सब देख रहा था। वह स्तब्ध था। उसका पूरा साम्राज्य, जो उसने डर और धोखे की नींव पर खड़ा किया था, 24 घंटों में ढह गया। उसके व्यापारी उसे छोड़कर भाग गए थे। उसके गोदाम अभी भी लाखों मन अनाज से भरे थे, जिसे खरीदने वाला अब कोई नहीं था। अगर वह उसे बाजार में लाता तो उसे अपनी लागत का 10वां हिस्सा भी नहीं मिलता। वह जाल में फंस चुका था। बीरबल ने उसे हराया नहीं था, बल्कि उसे खुद को हराने पर मजबूर कर दिया था। शाम को जब बाजार का तूफान थम चुका था और लोग सस्ते अनाज की खुशी मना रहे थे, बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ सेठ दामोदर दास की हवेली पहुंचे। दामोदर दास ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में नफरत और हार का मिलाजुला भाव था। तो यह सब तुम्हारी चाल थी, बीरबल, वह फुसफुसाया। वह अनाज का काफिला, वह सब नाटक था। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, हाँ सेठ जी, वह नाटक था। लेकिन आपका फैलाया हुआ अकाल क्या था? वह भी तो एक नाटक ही था। फर्क बस इतना है कि आपके नाटक का मकसद था प्रजा को लूटना और मेरे नाटक का मकसद था प्रजा को बचाना। आपने बाजार को घुमाकर अपनी तिजोरी भरनी चाहिए, मैंने बाजार को वापस घुमाकर उसे उसकी सही जगह पर ला दिया। तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? दामोदर दास ने पूछा। गिरफ्तार? बीरबल मुस्कुराए। नहीं, शहंशाह का हुक्म है कि आपको आपकी सजा बाजार खुद देगा। आपके गोदामों में जो अनाज सड़ रहा है वही आपकी सजा है। आपने जो लालच का बीज बोया था, अब आप उसकी कड़वी फसल काटिए। बीरबल ने दामोदर दास को गिरफ्तार नहीं किया। वह जानते थे कि उसे जेल में डालने से ज्यादा बड़ी सजा उसे उसकी बर्बादी को अपनी आंखों से देखना था। वह बाजार का भेड़िया आज खुद बाजार का शिकार बन चुका था। अध्याय 5, बाजार का सबक और शासन का ज्ञान। अगले दिन शहंशाह अकबर और बीरबल भेष बदलकर शहर का मुआयना करने निकले। बाजार पूरी तरह से बदल चुका था। कीमतें स्थिर थीं, लोगों के चेहरों पर सुकून था और गल्ला मंडी में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी। अकबर ने देखा कि कैसे बीरबल की एक चाल ने बिना एक भी तलवार उठाए, बिना एक भी जान लिए, एक पूरी सल्तनत को भुखमरी के कगार से वापस खींच लिया था। वे यमुना किनारे एक शांत जगह पर बैठ गए। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, आज मैं माना कि शासन सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से चलता है। मैं इस समस्या को हल करने के लिए सेना और कानून का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुमने इसे मनोविज्ञान से हल कर दिया। बीरबल ने उत्तर दिया, आलमपनाह, बाजार एक जीवित प्राणी की तरह है। उसकी अपनी भावनाएं होती हैं, डर, लालच, उम्मीद और निराशा। आप उसे जंजीरों से नहीं बांध सकते। आपको उसकी नब्ज समझनी होती है और उसकी धारा को सही दिशा में मोड़ना होता है। सेठ दामोदर दास ने डर की धारा बहाई, हमने उम्मीद की धारा से उसे काट दिया। अकबर ने कहा, लेकिन तुमने झूठ का सहारा लिया। खाली बोरियों का काफिला, झूठी अफवाहें। जी जहां पनाह, बीरबल ने स्वीकार किया। मैंने एक बड़े झूठ को काटने के लिए एक छोटे झूठ का सहारा लिया। कभी कभी एक वैद्य को जहर का इलाज जहर से ही करना पड़ता है। दामोदर दास ने लोगों के दिमाग में अकाल का वहम पैदा किया था, मैंने बस उस वहम को दूर करने के लिए एक दूसरा, ज्यादा शक्तिशाली वहम पैदा कर दिया। जब दोनों वहम टकराए तो सच अपने आप बाहर आ गया।
उस दिन अकबर ने शासनकला का एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने समझा कि एक साम्राज्य की स्थिरता सिर्फ उसकी सैन्य शक्ति या भरे हुए खजाने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिरता, उसके बाजारों के स्वास्थ्य और उसकी प्रजा के विश्वास पर भी निर्भर करती है। उन्होंने सीखा कि एक शासक को सिर्फ एक योद्धा या प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक अर्थशास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। उन्होंने बीरबल को सिर्फ इनाम नहीं दिया, बल्कि सल्तनत की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में एक विशेष सलाहकार का दर्जा दिया। उस दिन के बाद सल्तनत में आर्थिक निगरानी का एक नया विभाग बनाया गया, जिसका काम बाजारों की नब्ज पर हाथ रखना और किसी भी अस्वाभाविक उतार चढ़ाव को समय रहते पहचानना था। सेठ दामोदर दास की कहानी आगरा में एक किंवदंती बन गई। वह अपनी बर्बादी से कभी उबर नहीं पाया और गुमनामी के अंधेरे में खो गया। उसकी कहानी आने वाले व्यापारियों के लिए एक सबक बनी कि प्रजा को लूटकर कमाई गई दौलत कभी स्थायी नहीं होती। और बीरबल, उनका नाम इतिहास में सिर्फ एक हाजिर जवाब विदूषक के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे जीनियस के रूप में भी दर्ज हो गया, जो जानता था कि बाजार को कैसे घुमाया जाता है। यह कहानी सिर्फ एक आर्थिक संकट को हल करने की नहीं, बल्कि इस गहरे सत्य को उजागर करने की है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी एक विचार से हिलाया जा सकता है, और सबसे बड़े संकट को भी एक बेहतर विचार से हराया जा सकता है। यह बीरबल के दिमाग की उस शक्ति की गाथा है, जो तलवार की शक्ति से कहीं ज्यादा तेज और प्रभावी। अद्भुत। यह विषय बहुत गहरा और आधुनिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। अकबर का पोर्टफोलियो, बीरबल का ज्ञान पर शब्दों की यह विस्तृत कहानी प्रस्तुत है, जो साम्राज्य के प्रबंधन, आर्थिक नीतियों, मानवीय मूल्यों और दूरगामी दृष्टि के द्वंद्व को दर्शाती है। अकबर का पोर्टफोलियो, बीरबल का ज्ञान। अध्याय 1, साम्राज्य का बहीखाता। सन 1575, फतेहपुर सीकरी। दीवाने खास की संगमरमरी जातियों से छनकर आती शाम की सुनहरी धूप कीमती कालीनों और रेशमी पर्दों पर एक दैवीय चमक बिखेर रही थी। हवा में इत्र और केवड़े की सुगंध थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी गंभीरता और ऊर्जा का संचार हो रहा था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी गहरी आंखें सामने फैले दस्तावेजों के ढेर पर टिकी थीं। यह कोई सामान्य दिन नहीं था। यह यौम-ए मुहासबा था, साम्राज्य के वार्षिक लेखा-जोखा का दिन। अकबर के सामने उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल एक के बाद एक बहीखाते पेश कर रहे थे। उनकी आवाज में गर्व और संतुष्टि का भाव था। आलमपनाह टोडरमल ने एक भारी चमड़े की जिल्द वाली किताब खोलते हुए कहा, इस साल ईश्वर की कृपा और आपके प्रताप से मुगल सल्तनत का खजाना अपने चरम पर है। हमारी कुल आय पिछले वर्ष की तुलना में 12% बढ़ी है। दक्कन और गुजरात के नए सूबों से आने वाला राजस्व उम्मीद से कहीं ज्यादा है। सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार ने सोने और चांदी की नदियों को आगरा की ओर मोड़ दिया है। अकबर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वे सिर्फ एक योद्धा या शासक नहीं थे, वे एक प्रबंधक थे, एक सीईओ जो अपनी कंपनी मुगल साम्राज्य को दुनिया की सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली इकाई बनाना चाहते थे। उनके लिए ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं थे, बल्कि उनकी सफलता का प्रमाण पत्र थे। उन्होंने इस साम्राज्य को एक बिखरी हुई विरासत से उठाकर एक सुसंगठित, विशाल और समृद्ध पोर्टफोलियो में बदल दिया था। उनका पोर्टफोलियो विविध था। भूमि और कृषि, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, करोड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन जो सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत थी। किले और सेना, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एसेट्स, सैकड़ों अभेद्य किले और लाखों की अनुशासित सेना जो इस पोर्टफोलियो की सुरक्षा करती थी। व्यापार मार्ग और बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, रेशम मार्ग से लेकर समुद्री मार्गों तक व्यापार पर नियंत्रण उनकी तिजोरी भर रहा था।
खदानें, माइनिंग एसेट्स, राजस्थान से निकलने वाला संगमरमर, गोलकुंडा से आने वाले हीरे और अन्य खनिजों पर उनका एकाधिकार था। मानव संसाधन, ह्यूमन कैपिटल, करोड़ों की प्रजा, कुशल कारीगर और वफादार मनसबदार। अकबर ने एक नक्शे की ओर इशारा किया जिस पर मुगल सल्तनत की सीमाएं गहरे हरे रंग में अंकित थीं। तोडरमल हमारे निवेश फल दे रहे हैं। गुजरात विजय एक शानदार अधिग्रहण एक्विजिशन साबित हुई है। अब हमें पूर्व की ओर देखना होगा। बंगाल की समृद्धि को इस पोर्टफोलियो में शामिल करने का समय आ गया है। दरबार में बैठे अन्य नवरत्न जैसे सेनापति मान सिंह और रणनीतिकार अबुल फजल ने शहंशाह की इस विस्तारवादी और आर्थिक दृष्टि का समर्थन किया। उनके लिए साम्राज्य का विकास मतलब था अधिक भूमि, अधिक कर और अधिक सोना। लेकिन एक व्यक्ति चुप था। हमेशा की तरह बीरबल, जो एक कोने में शांत बैठे थे, के चेहरे पर प्रशंसा के भाव नहीं थे, बल्कि एक गहरी सोच की लकीरें थीं। उनकी चुप्पी अकबर से छिपी नहीं रही। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? अकबर ने पूछा। क्या तुम इस शानदार प्रगति से प्रसन्न नहीं हो? क्या तुम्हें हमारे बही खाते में कोई कमी नजर आती है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और फिर बोले, आलमपनाह, बही खाता शानदार है। संख्याएं झूठ नहीं बोलती। आपका पोर्टफोलियो दुनिया में सबसे मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या इस बही खाते में सब कुछ दर्ज है? अकबर ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? तोडरमल ने हर अशरफी और हर मनसब का हिसाब दिया है। बीरबल ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, आलमपनाह, इस खाते में राजस्व, सोना और जमीन का हिसाब तो है, लेकिन क्या इसमें प्रजा की मुस्कुराहटों का हिसाब है? क्या इसमें एक किसान की संतुष्टि का मूल्य आंका गया है? क्या इसमें एक कारीगर के हुनर की कीमत लिखी है जो पीढ़ियों से उसके खून में है? क्या इसमें उस विश्वास का मूल्य है जो एक आम नागरिक को आपकी न्याय व्यवस्था पर है? दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा प्रश्न था जो किसी बही खाते में फिट नहीं बैठता था। तोडरमल थोड़ा असहज होकर बोले, बीरबल, ये सब भावनाओं की बातें हैं। सल्तनत भावनाओं से नहीं, ठोस संपत्ति और राजस्व से चलती है। बीरबल ने जवाब दिया, राजा साहब, भावनाएं ही तो उस नींव की ईंटें हैं जिस पर यह सल्तनत खड़ी है। प्रजा की संतुष्टि और विश्वास ही वह अदृश्य संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट है, जो किसी भी सोने चांदी के खजाने से ज्यादा कीमती है। अगर यह संपत्ति कमजोर पड़ जाए तो सोने से लदे किले भी रेत के ढेर की तरह ढह जाते हैं। हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ जमीन और सोने का नहीं, बल्कि दिलों का भी होना चाहिए। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित तो हुए, लेकिन उस समय उनका दिमाग विस्तार और मुनाफे की गणनाओं में उलझा हुआ था। उन्होंने बीरबल की बात को एक दार्शनिक विचार मानकर टाल दिया। तुम्हारी बातें गहरी हैं, बीरबल, अकबर ने कहा, लेकिन अभी हमें व्यावहारिक होने की जरूरत है। हमें नए अवसर तलाशने होंगे, नए बाजारों में निवेश करना होगा। और ठीक उसी समय एक हरकारे ने आकर इत्तिला दी कि वेनिस गणराज्य से एक व्यापारी एक विशेष प्रस्ताव लेकर शहंशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। एक नया अवसर, ठीक जैसा वह चाहते थे। उन्होंने तुरंत उस व्यापारी को पेश करने का हुक्म दिया। उन्हें क्या पता था कि यह व्यापारी सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि उनके पोर्टफोलियो और बीरबल के ज्ञान के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आया था। अध्याय 2, वेनिस का सौदागर और एक सुनहरा सपना। दरबार में दाखिल होने वाला व्यक्ति कोई आम व्यापारी नहीं था। उसका नाम सिग्नोर लोरेंजो बेल्लिनी था। वह लंबा, सुनहरे बालों वाला और नीली आंखों वाला था।
उसने बेहतरीन वेनेशियन मखमल का लिबास पहना था और उसकी चालढाल में व्यापारियों वाली विनम्रता के साथ साथ एक अभिजात आत्मविश्वास भी था। उसने यूरोपीय ढंग से झुककर शहंशाह को सलाम किया और फिर अपनी साफ सधी हुई फारसी में बोलना शुरू किया। शहंशाह आजम, उसने कहा, मैं वेनिस के महान गणराज्य से आपके लिए मित्रता और व्यापार का एक अभूतपूर्व अवसर लेकर आया हूं। हमने सुना है कि आपकी नज़र हमेशा भविष्य पर रहती है और आप उन अवसरों को पहचानते हैं जिन्हें साधारण आंखें देख नहीं पाती। अकबर उसकी चापलूसी और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। कहो लोरेंजो, क्या प्रस्ताव है तुम्हारे पास? लोरेंजो ने अपने सहायक को इशारा किया, जिसने एक शानदार नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा खोला। बक्से के अंदर रेशम पर कुछ अद्भुत चीजें रखी थीं, बड़ी और काली मिर्च के दाने जो सामान्य से दोगुने आकार के थे, लौंग जिनकी सुगंध पूरे दीवाने खास में फैल गई, और एक छोटा सा गहरा भूरा टुकड़ा जिसे जायफल कहा जाता था। आलमपनाह, लोरेंजो ने कहा, ये मसाले पूर्व के एक गुप्त द्वीप से आते हैं जिसे हम सेरेंडिप श्रीलंका का पुराना नाम कहते हैं। यह द्वीप मसालों का स्वर्ग है। वहां दालचीनी के जंगल हैं और जायफल पेड़ों से ऐसे गिरता है जैसे आपके बागों में पत्ते। अभी इन मसालों का व्यापार अरब और तुर्क व्यापारियों के हाथ में है, जो इसे यूरोप में 10 गुना कीमत पर बेचते हैं। उसने एक पल रुककर माहौल को भांपा और फिर अपनी असली चाल चली। लेकिन मेरे पास एक ऐसा नक्शा है जो एक गुप्त समुद्री मार्ग दिखाता है जो अरबों के नियंत्रण से बचकर सीधे सेरेंडिप तक जाता है। वेनिस के जहाजी बेड़े इस यात्रा के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें एक शक्तिशाली सहयोगी और निवेशक की जरूरत है। एक ऐसा शहंशाह जिसके पास दूरदृष्टि और पूंजी हो। अकबर की दिलचस्पी बढ़ गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रस्ताव था, एक ऐसा उद्यम जो मुगल साम्राज्य को सीधे वैश्विक मंच पर ले जा सकता था। हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? अकबर ने पूछा। लोरेंजो मुस्कुराया। हम सेरेंडिप स्पाइस सिंडिकेट नामक एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव रखते हैं। शहंशाह इसमें मुख्य निवेशक होंगे। आपको बस 5 लाख सोने की अशर्फियों का एक मुश्त निवेश करना होगा। इस पूंजी से हम एक विशाल बेड़ा तैयार करेंगे, सेरेंडिप के स्थानीय राजाओं से व्यापार के विशेष अधिकार खरीदेंगे और एक स्थायी चौकी स्थापित करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आलमपनाह, कि 2 वर्षों के भीतर आपका निवेश आपको कम से कम 5 गुना मुनाफा देगा। 25 लाख अशर्फिया। सोचिए, यह आपके खजाने को कहां से कहां पहुंचा देगा। 5 लाख के बदले 25 लाख। यह आंकड़ा हवा में गूंज रहा था। तोडरमल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत गणना की। यह 400% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) था, एक ऐसा मुनाफा जो किसी भी जमीनी राजस्व से मिलना असंभव था। आलमपनाह, यह एक असाधारण अवसर है, तोडरमल ने कहा। हाँ, इसमें जोखिम है, समुद्र का जोखिम। लेकिन मुनाफा उस जोखिम से कहीं ज्यादा है। हमारे पोर्टफोलियो में विविधता लाने का यह सुनहरा मौका है। हम सिर्फ जमीन पर ही क्यों निर्भर रहें? मान सिंह ने सैन्य दृष्टिकोण से कहा, अगर हम वहां एक चौकी स्थापित कर लेते हैं तो यह हिंद महासागर में हमारी रणनीतिक पकड़ को भी मजबूत करेगा। लगभग पूरा दरबार इस प्रस्ताव के पक्ष में था। यह अकबर के महत्वाकांक्षी स्वभाव के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह तेज था, बड़ा था और इसमें असीम संभावनाएं थीं। लेकिन जब अकबर ने अपनी अंतिम सहमति देने के लिए बीरबल की ओर देखा तो उन्हें वही शांत और चिंतित चेहरा नजर आया। बीरबल, अब तुम्हारी क्या दलील है? अकबर ने लगभग चुनौती देते हुए पूछा। क्या तुम्हें यह मुनाफा नजर नहीं आता? बीरबल ने अदब से कहा, आलमपनाह, मुनाफा तो मुझे भी नजर आ रहा है,
लेकिन मुझे मुनाफे के पीछे छिपी लागत भी नजर आ रही है। लागत? अकबर ने हैरानी से पूछा। लागत तो सिर्फ 5 लाख अशर्फियों की है। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने शांति से उत्तर दिया। पहली लागत है विश्वास की। हम एक अजनबी पर विश्वास कर रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि उसकी जुबान शहद जैसी मीठी है। दूसरी लागत है हमारी प्रजा की। ये 5 लाख अशर्फिया कहाँ से आएंगी? यह पैसा किसानों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों का है। क्या हम उनका पैसा एक ऐसे सपने पर लगा दें जो समुद्र की लहरों जितना ही अनिश्चित है? उन्होंने आगे कहा, और सबसे बड़ी लागत है हमारे आत्मसम्मान की। हम हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। हमारी दौलत हमारी जमीन, हमारे हुनर और हमारे लोगों में है। हम अपनी दौलत बढ़ाने के लिए विदेशी सौदागरों के क्यों बने? आलमपनाह, आप एक पेड़ की जड़ों को मजबूत करने के बजाय एक दूर के बादल से फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जड़ें दिखती नहीं हैं, लेकिन पेड़ उन्हीं पर खड़ा होता है। यह सौदा उन जड़ों से पानी खींचकर एक अनजान बादल को सींचने जैसा है। बीरबल के तर्क में दम था, लेकिन लोरेंजो के दिखाए सपनों के आगे वह फीका पड़ गया। अकबर को बीरबल की बातें पुरानी और जरूरत से ज्यादा सतर्क लगीं। उन्हें लगा कि बीरबल नए जमाने की सोच को समझ नहीं पा रहे हैं। बस करो बीरबल, अकबर ने थोड़े कड़े स्वर में कहा। जोखिम उठाए बिना कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बनता। हमने फैसला कर लिया है। हम सिग्नोर लोरेंजो के इस सिंडिकेट में निवेश करेंगे। उन्होंने टोडरमल को शाही खजाने से 5 लाख अशर्फिया निकालने का हुक्म दिया। लोरेंजो का चेहरा जीत की मुस्कान से खिल उठा। बीरबल चुपचाप सिर झुकाकर अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने बहस नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि कभी-कभी सबसे अच्छी सीख अनुभव से ही मिलती है, भले ही उस अनुभव की कीमत बहुत बड़ी क्यों न हो। सौदा हो चुका था। अकबर ने अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा एक विदेशी सपने में निवेश कर दिया था, और बीरबल ने मन ही मन अपने अदृश्य पोर्टफोलियो, प्रजा के विश्वास और संतुष्टि को बचाने का संकल्प लिया। अध्याय 3, 2 निवेश, 2 विचारधाराएं। अगले कुछ महीने फतेहपुर सीकरी में एक अजीब से उत्साह और बेचैनी में बीते। शाही खजाने से 5 लाख सोने की अशर्फियों की भारी भरकम रकम कड़ी सुरक्षा में सूरत बंदरगाह भेजी गई, जहां से लोरेंजो का बेड़ा सेरेंडिप के लिए रवाना होने वाला था। अकबर हर दिन इस अभियान की प्रगति के बारे में जानने को उत्सुक रहते। लोरेंजो ने एक कुशल संचार व्यवस्था बनाई थी। हर कुछ हफ्तों में कबूतरों या तेज धावकों द्वारा उसके संदेश राजधानी पहुंचते। शुरुआती संदेश बहुत उत्साहजनक थे। बेड़ा सफलतापूर्वक हिंद महासागर में प्रवेश कर गया है। हमने अरब गश्ती दलों को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया है। मौसम अनुकूल है, हम उम्मीद से पहले पहुंच जाएंगे। इन संदेशों को दरबार में पढ़कर सुनाया जाता और अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। उन्हें लगता कि उन्होंने बीरबल को गलत साबित कर दिया है। वह कभी कभी बीरबल पर तंज कसते, क्यों बीरबल, सुना है सेरेंडिप में दालचीनी की खुशबू हवा में ही महसूस होती है। जब हमारा बेड़ा लौटेगा तो तुम्हारे लिए भी कुछ भिजवा देंगे। बीरबल बस मुस्कुराकर रह जाते। लेकिन अकबर के इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश के समानांतर बीरबल ने अपना एक खामोश और स्थानीय निवेश शुरू कर दिया था। उन्होंने देखा कि सल्तनत का सारा ध्यान और संसाधन इस एक विदेशी उद्यम पर केंद्रित हो गया था, जबकि देश के अंदरूनी हिस्सों में छोटी छोटी समस्याएं पनप रही थीं। बीरबल ने शहंशाह से एक छोटी सी, मामूली सी लगने वाली इजाजत मांगी। आलमपनाह, राजधानी के आसपास के कई गांवों में नहरें और कुएं सूख रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो शाही खजाने
थोड़ी मदद लेकर आपदा राहत कोष के अंतर्गत इनकी मरम्मत करवा दी जाए। इससे प्रजा को राहत मिलेगी और वे शहंशाह को दुआएं देंगे। अकबर का ध्यान बड़ी मछलियों पर था, इसलिए उन्होंने इस छोटी सी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। ठीक है बीरबल, तोडरमल से बात करके जो जरूरी हो करो। बीरबल को बस इसी इजाजत का इंतजार था। उन्होंने जो रकम ली वह लोरेंजो के निवेश के सामने ऊंट के मुंह में जीरा थी, लेकिन बीरबल जानते थे कि सही जगह पर लगाया गया एक सिक्का भी 1000 अशर्फियों से ज्यादा काम कर सकता है। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। उन्होंने सिर्फ पुरानी नहरों की मरम्मत नहीं करवाई, बल्कि विशेषज्ञ इंजीनियरों को बुलाकर वर्षाजल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नए तालाब खुदवाए। उन्होंने किसानों को कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह निवेश सीधे जमीन और किसान की उत्पादकता पर था। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। बीरबल ने आगरा और फतेहपुर सीकरी के उन कारीगरों को इकट्ठा किया जो शाही संरक्षण की कमी के कारण गुमनामी में जी रहे थे। उन्होंने एक हुनरशाला, आर्टिसंस गिल्ड की स्थापना की, जहां पुराने उस्ताद नए कारीगरों को अपना हुनर सिखाते। बीरबल ने उन्हें सिर्फ धन नहीं दिया, बल्कि सम्मान दिया। उन्होंने इन कारीगरों द्वारा बनाए गए सामानों की एक प्रदर्शनी लगवाई, जिससे स्थानीय व्यापारियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। यह निवेश सल्तनत के मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल पर था। न्याय और प्रशासन, जस्टिस गवर्नेंस। बीरबल ने आम लोगों की शिकायतें सुनने के लिए नियमित रूप से खुली अदालतें लगानी शुरू कीं। वह छोटे छोटे झगड़ों, जमीनी विवादों और शाही की ज्यादतियों का तुरंत निपटारा करते। इससे आम आदमी का प्रशासन पर भरोसा मजबूत हुआ। यह निवेश सल्तनत के ब्रांड इक्विटी, उसकी इज्जत और न्यायप्रियता पर था। अकबर और उनके मंत्री जहां दूर देश से आने वाले सोने के सपने देख रहे थे, वहीं बीरबल चुपचाप अपनी सल्तनत की नींव को सींच रहे थे। एक तरफ एक स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, सट्टा बाजार जैसा निवेश था जो उच्च जोखिम और उच्च लाभ के वादे पर आधारित था। दूसरी तरफ एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, टिकाऊ निवेश था जो धीमा, स्थिर और जमीनी हकीकत पर आधारित था। 6 महीने बीत गए। लोरेंजो का एक और संदेश आया। इस बार उसके साथ एक छोटा सा जहाज भी था जो तोहफों से लदा हुआ था। उसमें सेरेंडिप के अद्भुत मसाले, रेशम और कुछ अजीब दिखने वाले पक्षी थे। लोरेंजो ने लिखा था, यह मुनाफे की पहली खेप है। हमने सेरेंडिप के राजा के साथ एक शानदार सौदा कर लिया है। मुख्य बेड़ा अगले साल इसी समय 25 लाख अशर्फियों के माल के साथ लौटेगा। दरबार में जश्न का माहौल था। अकबर ने अपनी सफलता की घोषणा करने के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया। उस दावत में उन्होंने बीरबल से कहा, देखा बीरबल, तुम्हारे डर निराधार थे। यह मेरे जीवन का सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण निवेश है। बीरबल ने अदब से जवाब दिया, आलमपनाह, फसल की असली कीमत खलिहान में आने के बाद ही पता चलती है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। उनकी इस बात में छिपी चेतावनी को उस जश्न के शोर में किसी ने नहीं सुना। अध्याय 4, जब लहरें पलट गईं। 1 साल का इंतजार, और फिर एक और महीना, फिर एक और। सेरेंडिप से लौटने वाले बेड़े का कोई अतापता नहीं था। अकबर की बेचैनी बढ़ने लगी। लोरेंजो के संदेश आने भी बंद हो गए थे। समुद्र तट पर तैनात हरकारों के पास कोई खबर नहीं थी। अकबर का आत्मविश्वास धीरे धीरे चिंता में बदल रहा था। तोडरमल के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी थीं। 5 लाख अशर्फिया कोई छोटी रकम नहीं थी। यह सल्तनत के वार्षिक बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। एक दिन सूरत के गवर्नर का एक घबराया हुआ संदेशवाहक राजधानी पहुंचा। उसने जो खबर दी वह किसी वज्रपात से कम नहीं थी।
आलमपनाह पुर्तगाली व्यापारियों से खबर मिली है। सिग्नोर लोरेंजो का कोई भी जहाज कभी सेरेंडिप पहुंचा ही नहीं। वह एक धोखेबाज था। उसने वेनिस या किसी और गणराज्य के नाम पर आपको धोखा दिया है। उसने सूरत से मिले सोने को पास के एक गुमनाम बंदरगाह पर उतारा और छोटे जहाजों में भरकर गायब हो गया। वह शायद पुर्तगालियों का ही एक एजेंट था, जिनका मकसद मुगल खजाने को चोट पहुंचाना और हिंद महासागर में हमारी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करना था। दीवाने खास में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अकबर अपने सिंहासन पर पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। 25 लाख अशरफियों का सपना चकनाचूर हो चुका था। उन्हें मुनाफा तो नहीं मिला, उल्टे उनकी मूल पूंजी 5 लाख सोने की अशरफियां भी डूब गई थी। यह सिर्फ एक वित्तीय नुकसान नहीं था। यह अकबर के अहंकार, उनकी दूरदृष्टि और उनके निर्णय पर एक करारी चोट थी। उन्हें बीरबल की बातें याद आ रही थीं। यह सौदा उन जड़ों से पानी खींचकर एक अनजान बादल को सींचने जैसा है। आज वह बादल फट चुका था, लेकिन उसने बारिश नहीं की, बल्कि बाढ़ लाकर सब कुछ बहा ले गया था। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। उस धोखेबाज को ढूंढ निकालो, जमीन के नीचे से भी। मैं उसकी खाल खींचवा दूंगा। लेकिन वह जानते थे कि यह गुस्सा व्यर्थ है। लोरेंजो और सोना दोनों ही उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे। इस खबर के परिणाम विनाशकारी थे। आर्थिक संकट खजाने पर अचानक पड़े। इस घाटे को पूरा करने के लिए टोडरमल को कुछ नए कर लगाने या मौजूदा करों को बढ़ाने का सुझाव देना पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता। जैसे ही यह खबर पड़ोसी सल्तनतों और विद्रोही जागीरदारों तक पहुंची, उन्होंने इसे मुगल साम्राज्य की कमजोरी का संकेत माना। सीमा पर छोटी-मोटी झड़पें शुरू हो